नमस्कार। क्या आप हमारे ग्रह के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी खनिजों के बारे में अपनी जानकारी परखने के लिए तैयार हैं? चलिए मिनरलॉजी के इस पॉप क्विज में सीधे उतरते हैं और देखते हैं कि हम खनिजों को कितना जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मजेदार सा पॉप क्विज है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप साथ साथ अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं कि आखिर तक कितने जवाब सही निकलते हैं। तो हमारा पहला दौर है खनिज में क्या है। यहाँ हम खनिजों की मूल बनावट और उन्हें कैसे बांटा जाता है इस पर नजर डालेंगे। कभी सोचा है कि एक कीमती पत्थर दूसरे से अलग क्यों होता है? आइए पता करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। उन बेकार के खनिजों को क्या कहा जाता है जो कीमती अयस्क यानी ओर के साथ मिले होते हैं? सोचिए जरा। देखिए, माइनिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अयस्क या ओर वो चीज है जिसके पीछे खनिक होते हैं, जैसे सोना, तांबा या लोहा। लेकिन ये अयस्क अक्सर गैंग खनिजों के साथ मिला होता है, जो असल में बेकार पत्थर होते हैं जिन्हें अलग करना पड़ता है। सच तो ये है कि इसी गैंग को हटाने का खर्चा तय करता है कि कोई खदान मुनाफे में रहेगी या नहीं। और सही जवाब है बी, गैंग खनिज। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। हम सब ने एल्यूमिनियम के बारे में सुना है, लेकिन इसका जो मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, वो असल में किन खनिजों का मिश्रण है? ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक चट्टान का नाम असल में कई खनिजों के मिक्सचर को बताता है। तो यहां मजेदार बात यह है कि बॉक्साइट कोई एक अकेला खनिज नहीं है। ये एक चट्टान है जो मुख्य रूप से इन तीन खास एल्यूमिनियम वाले खनिजों से बनी है: जिप्साइट, डायस्पोर और बोहेमाइट। तो सही मिश्रण हुआ जिप्साइट, डायस्पोर और बोहेमाइट। अब जब हमने ये देख लिया है कि खनिज किस चीज से बने हैं, तो आइए थोड़ा और अंदर झांकते हैं और उनकी बनावट को समझते हैं। अब हम क्रिस्टल के अंदर की उस अदृश्य व्यवस्थित दुनिया पर ध्यान देंगे। ये वो जगह है जहां केमिस्ट्री खनिजों को उनकी असली पहचान देती है। सवाल नंबर 3। फेल्ड्स्पार में युग्मित प्रतिस्थापन या कपल्ड सब्स्टिट्यूशन के दौरान क्या होता है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे परमाणु एक क्रिस्टल के अंदर अपनी जगह बदलते हैं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको चार्ज को संतुलित रखना है। सबसे पहले एक ज्यादा चार्ज वाला सिलिकॉन आयन अपनी जगह छोड़ता है। उसकी जगह एक कम चार्ज वाला एल्यूमिनियम आयन ले लेता है। अब चार्ज में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है ना, तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक सोडियम आयन एक खाली जगह में आकर बैठ जाता है। ये क्रिस्टल को स्थिर रखने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट अदला बदली है। तो जवाब है बी, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे संरचना स्थिर रहती है। यही वो अंदरूनी केमिस्ट्री है जो खनिजों को उनका वो कमाल का बाहरी रूप देती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब उन तरीकों पर चलते हैं जिनसे खनिज प्रकाश के साथ खेलते हैं और रंग और चमक पैदा करते हैं। हमारी चौथी पहेली प्रकाश के बारे में है। ओपल में जो वो खूबसूरत इंद्रधनुषी चमक होती है, वो किस वजह से होती है? ये वही जादुई असर है जो इस रत्न को इतना कीमती बनाता है। ये जो इंद्रधनुषी चमक या इरिडिसेंस है, ये एक ऑप्टिकल घटना है। ओपल के मामले में इसकी खास अंदरूनी बनावट प्रकाश को इस तरह से मोड़ती है कि हमें ये खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। और ये सब होता है क्रिस्टल के अंदर पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से टकराती रोशनी के कारण। कितना आकर्षक है ना? सवाल नंबर 5। प्लियोक्रोइज्म की सबसे खास बात क्या है? ये खनिजों की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाली एक और ज़रूरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। प्लियोक्रोइज्म का सीधा सा मतलब है कि जब क्रिस्टल को अलग अलग दिशाओं से देखा जाता है तो वो अलग अलग रंगों का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टल के अलग अलग हिस्से प्रकाश को अलग अलग तरीके से सोखते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे क्रिस्टल को घुमाने पर यह असर साफ दिखता है। और इसका मतलब है कि सही जवाब है ए, 360 डिग्री के पूरे चक्कर में 2 बार 2 अलग अलग रंगों का दिखना। अब तक आपने बहुत अच्छा किया है। तो क्या आप अंतिम बॉस लेवल चुनौती के लिए तैयार हैं? और अब हमारे मिनरलॉजी क्विज के आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण दौर के लिए तैयार हो जाइए। तो ये रही अंतिम चुनौती। क्वार्ट्ज में ट्विनिंग अक्सर माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखाई क्यों नहीं देती? ये क्रिस्टलोग्राफी का एक मुश्किल सवाल है। इसका राज क्वार्ट्ज के ऑप्टिकल गुणों में छिपा है। देखिए, भले ही 2 क्रिस्टल एक साथ जुड़कर एक ट्विन बनाते हैं, उनका ऑप्टिकल ओरिएंटेशन बिल्कुल एक जैसा होता है। मतलब प्रकाश के लिए उनमें कोई फर्क ही नहीं है।
वो उनमें से ऐसे गुजर जाता है जैसे वे एक ही क्रिस्टल हों। ट्विनिंग है तो, पर प्रकाश उसे देख नहीं सकता। तो सबसे जरूरी बात है, दोनों ट्विन भागों में ऑप्टिक ओरिएंटेशन एक जैसा होता है। और इसी के साथ हमारा ये पॉप क्विज खत्म होता है। आपने कितने सही जवाब दिए? लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक और सवाल। ये सारे सिद्धांत पृथ्वी के अंदर खनिजों को तो समझाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सिद्धांत एक तितली के पंख की चमक को भी समझाता है? ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भूविज्ञान के नियम हमारे चारों ओर की दुनिया में भी पाए जाते हैं। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?